हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए थे। इसी सीरीज के क्रम में आज हम लोग एक दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम 2/11/2023 को हुआ था और 9 AM से 12 PM के बीच हुआ था, यानी यह एग्ज़ाम जो है वह फर्स्ट सिटिंग में हुआ था। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। तो आयोडीन की कमी से, तो ये है थायराइड। आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। अगर हम लोग कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो विटामिन ए से रतौंधी होता है या जीरोपैल्थीमिया होता है। इसका मतलब होता है आँख का सूख जाना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन भी है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थायमीन किसका है, तो विटामिन B1। विटामिन C की कमी से स्कर्बिक होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है। ए में है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्ग्यूसन पहाड़ी पर की थी। तो बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में महाराष्ट्र में किया गया था। बी में है सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्गों की बेहतरीन जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इस सोसाइटी का उद्देश्य ही था शिक्षा, सामाजिक कल्याण और जो दलित वर्ग है और समाज के जो भी लोग लाभ से वंचित होते हैं उनकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ए और बी दोनों सही है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी देश की जीडीपी में लोगों के कल्याण का सूचक है, बिल्कुल सही है। यदि जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता है, ये भी सही है। जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत है दोस्तों। जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित है। किसी भी देश का अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो उस देश का भी कल्याण हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो 3 को छुड़ाकर 1 और 2 दोनों सही है। अगर बात करें जीडीपी का, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वह जीडीपी होता है। एक होता है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक होता है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट
नेशनल प्रोडक्ट। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शहद में मिलावटी चीनी की घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाया जाता है। मिलावट की पुष्टि होती है यदि अगर किसी भी शहद में जो चीनी अगर मिलाकर कोई व्यापारी बेच रहा है तो वह शहद शुद्ध शहद है कि नहीं, या उस शहद में चीनी मिलाया हुआ है कि नहीं, इसके जांच करने के लिए हम लोग कुछ रुई जो होता है उसको शहद में डुबाकर जैसे हम लोग बत्ती जलाते हैं दिया वैसे जलाया जाता है। जलाने के क्रम में अगर रुई से चटचटाहट की ध्वनि के साथ अगर वह जलना शुरू कर देता है तो उसमें चीनी मिलाकर उस शहद को बेचा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। गृह विभाग किसके पास है? जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। दोस्तों वर्तमान में भी 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, तो इसमें भी गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों? तो अभी जो गृह मंत्रालय मिला है उसमें नितिन गडकरी क्या है? तो सड़क मंत्रालय। अभी लगभग जितने मंत्रालय मिले हैं दोस्तों वो पहले वाले ही हैं, कुछ मंत्रालय चेंज हुआ है। जैसे में मान लीजिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको मिला है? तो अन्नपूर्णा देवी को मिला है, अन्नपूर्णा देवी। पहले यह जो डिपार्टमेंट था वह स्मृति ईरानी के पास था, तो स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई हैं, इस वजह से इनको यह डिपार्टमेंट नहीं मिला है, यह डिपार्टमेंट अन्नपूर्णा देवी को मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल, याद रखिएगा स्मॉल डेट, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। यह एक्ट कौन सा था? तो एक्ट 1934 का था। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था। आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन में है 1930। तो पहला जो राष्ट्रमंडल ओलंपिक हुआ था वह 1930 में ही हुआ था, याद रखिएगा। 7 नंबर में है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में निम्नलिखित राज्यों का उनसे संबंधित रैंक के साथ मिलान करें और सही कोड चुनें। तो इसमें जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें कौन सा स्टेट किस पोजीशन पे था? तो दोस्तों अगर बात करें तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे था। महाराष्ट्र कितने नंबर पर था? 1 नंबर पे। अगर हम लोग बात कर ले कि जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान कितने पर था? तो ये चौथा नंबर पे था। और हरियाणा कितने नंबर पर था? तो हरियाणा जो था वह द्वितीय नंबर पर था। और महाराष्ट्र कितने नंबर पर है? तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे था। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानक ताप और दाब एसटीपी पर ताप का मान कितना होता है? तो ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा। तो इस पे जो ताप का मान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर केल्विन का बात करें तो 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों की दी गई श्रेणियों में संबंधित स्पर्धाओं में उनके द्वारा जीते गए पदकों के साथ मिलान करें और सही कोड को चुनें। तो सही कोड को चुनना है। विनेश फोगाट इस स्वर्ण जीते थे कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 53 केजी वर्ग में, तो एक का 2 हो जाएगा। बजरंग पुनिया ये भी स्वर्ण जीते थे कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 65 केजी वर्ग में, इसका 4 हो जाएगा। साक्षी मल्लिक ये भी स्वर्ण पदक जीती थी महिला फ्री स्टाइल में कुश्ती में, ये 62 केजी वर्ग में थे। दीपक पुनिया ये भी स्वर्ण कुश्ती में फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीते थे, ये 86 केजी वर्ग में। तो सबसे अधिक वर्ग दीपक पुनिया का है जो 86 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानता को सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो लिथियम की जो समान व्यवहार होता है वह सामान्यतः मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। तो इस प्रकार का व्यवहार को विकर्ण संबंध कहा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों का व्यवहार यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एक आदमी का व्यवहार किसी से मिलता जुलता है, वैसे ही लिथियम का मैग्नीशियम से व्यवहार मिलता जुलता है, जिसको हम लोग विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विश्व में मौसिन राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं डैश पहाड़ी से टकराती है। तो जो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है वह हवाएं जो है वह खासी पहाड़ी से टकरा जाता है और खासी पहाड़ी से टकराने के कारण ही मानेसराम से सबसे अधिक वर्षा होता है। अगर अरावली की बात करें तो सबसे पुराना पर्वत अरावली है, सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली है। छोटा नागपुर की बात करें तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूर प्रदेश क्या है, तो ये इसमें खनिज की अधिकता होता है, खनिज जहाँ मिलता है। पश्चिमी घाट जो है सबसे अधिक विविधता, जैव विविधता की अगर बात करें तो सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर दोनों एक दूसरे से मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर में है कि विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है, सही है। पौधे लगभग सभी विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते हैं, कुछ विटामिन हमको बाहर से लेना पड़ता है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये गलत है। विटामिन का उत्पादन तो होता ही है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन 10 जैसे हमको 20 लेना रहता है, 20 प्रोटीन जैसे एक न्यूक्लिक एसिड बनता है, 10 तो हमारे शरीर के अंदर होता है, 10 हमको भोजन के थ्रू लेना रहता है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय त्वरित झंझा देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को डैश कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है और इसी को ओडिशा में अगर बात करें तो ओडिशा में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें लू का, तो लू किसे कहते हैं, तो जो उसमें यानी गर्मी के दिन में उत्तरी भारत में तो उत्तरी भारत में जो गर्म भरी हवाएं चलती है, जिसमें गर्म भरी बहुत गर्मी लगता है, उसको लू कहते हैं।
उत्तर भारत से ही लो शब्द संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। असम, तो असम कहाँ है? असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में क्या है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में क्या है? तो नौकरॉक है। यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे योजना निम्नलिखित में से किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक का सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल अगर बात करें तो 36 से 51 नीति निर्देशक से संबंधित है। लोक कल्याणकारी क्वेश्चन पूछता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात नीति निर्देशक सिद्धांत में ही किया गया है। तो कह रहा है कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण स्तर में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का यह संकल्प और कर्तव्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में वृद्धि और स्वास्थ्य सुधार का काम करे। तो ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के लॉन्च से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। केंद्रीय कृषि और कल्याण विभाग मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत पीओपी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभ होगा। सही है। 3 में है कि ई नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता, स्वच्छता श्रेणीकरण, पृथक्करण और पैकेजिंग सेवा प्रदाता आदि शामिल है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 4 में है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखलाओं सेवाओं वैल्यू चेन सर्विस जैसे व्यापार, गुणवत्ता की जांच, गोदाम, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा प्रदान करता है। तो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था उसमें ये सभी बातें कही गई थी। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थितिज ऊर्जा, तो पन बिजली संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा क्या है? यह डीजल जनित्र जो है वह रासायनिक ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है? तो पवन चक्की जो चलता है उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। विकिरण ऊर्जा, तो सौर तापीय विकिरण ऊर्जा है। ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहचान कीजिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सही या गलत का पहचान करना है। कथन 1 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनों राज्यों 7 सिस्टर स्टेट में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। उत्तर पूर्व के दोस्तों 7 जो स्टेट है उसको 7 सिस्टर कहा जाता है। कथन 2 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोनों स्टेट सही है। 7 सिस्टर में सबसे अधिक साक्षरता मिजोरम को है और सबसे ऑल ओवर अगर भारत में बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो भी बिहार का ही है। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में मिलान करना है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब था?
तो 1772 से 1785 वारेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया था। तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल क्या है? तो यह 1786 से 1793 तक था। सर जॉन शोर जो है वो 1793 से 1798 था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 था। घेरे नीति से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था? तो घेरे नीति से संबंधित लॉर्ड वेलेस्ली थे। और लॉर्ड कर्नवालिस के ही शासनकाल में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि मई 2023 में मध्य प्रदेश का डैश शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र निर्वाण सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो गोल है के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो यह बना है भोपाल। दोस्तों, भोपाल में ही एक बहुत भयानक गैस कांड हुआ था। इसमें जो भोपाल त्रासदी जो कांड हुआ था उसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यह जो कंपनी थी वह यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी, इसी कंपनी में गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 35,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो याद रखिएगा 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984। देखते हैं, और क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी रहते हैं। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया इंटरेक्ट करती है। तो CPU जो है वो पढ़ने और लिखने वाली संक्रियाएं प्राइमरी मेमोरी के साथ करता है। मेमोरी जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो स्टोरेज का काम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और जो पढ़ने और लिखने का जो स्टार्टिंग का काम होता है वह प्राइमरी मेमोरी में होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में दो कलमों के बीच डैश संकेतक इंडिकेटर होता है जिसमें एक छिपा हुआ कॉलम होता है। यह दोहरी लाइन होता है। ऐसे ऐसे दोस्तों, तो ऐसे एक्सेल में देखिएगा तो ऐसे ऐसे चार्ट बना रहता है। तो यही जो दोहरी लाइन होता है ना वही छिपा हुआ रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा मोड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में शामिल है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जो होता है वह डिलीट मोड भी होता है और कीप मोड भी होता है। तो दोनों सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि MS ऑफिस 365 में टेबल ऑफ अथॉरिटीज समूह निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत देखी जा सकती है? तो यह जो की है वह उसको रेफरेंसेज कहते हैं। रेफरेंस जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कभी थोड़ा स्लो काम करने लगता है कंप्यूटर तो हम लोग रिफ्रेश मारते हैं। तो रेफरेंस जो होते हैं उसी के अंतर्गत टेबल ऑफ अथॉरिटीज आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में हम डैश का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम फार्मूला के बदले बिना उस फार्मूले के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये सेल में है, हम इसमें जाना है तो टैब बटन को क्लिक करेंगे, टैब जो की होता है उससे करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर डैश दबा सकते हैं। तब फाइल पर क्या दबाइएगा? तब विंडोज लोगो की +E। अगर इसको एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है वह खुल जाएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
कंप्यूटर मेमोरी में डैश बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी को निर्दिष्ट करती है। यह होता है एड्रेस। यह क्या होता है? एड्रेस। 8 नंबर में है कि दिए गए URL का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक डोमेन नाम है? डोमेन नाम क्या है? तो www.india.in। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्व प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है। तो ये होता है वर्म। वर्म जो होता है उसमें हम लोग स्व प्रकृति बना सकते हैं और वह क्या कर सकता है? फैल भी सकता है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हुए इनकमिंग तथा आउटगोइंग पैकेट्स की जांच करती है? तो पैकेट्स फिल्टरिंग होता है। तो पैकेट्स फिल्टरिंग के द्वारा इनकमिंग तथा आउटगोइंग पैकिंग का जो काम होता है उसकी जांच किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डाउनलोड करने से पहले यूजर ईमेल जो हेडर होता है कि जांच कर सकता है। सही है। डाउनलोड करने से पहले उसका जांच करना। एक यूजर एक ईमेल को आंशिक रूप से डाउनलोड कर सकता है। दोनों सही है। 12 में है कि कंप्यूटर मेमोरी में CPU तथा मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी के बीच पते एड्रेस को स्थानांतरित ट्रांसफर करने के लिए डैश बस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एड्रेस का उपयोग किया जाता है। जैसे CPU है, CPU से हमको मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना है तो इसमें एड्रेस डाल के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू का चयन किया जाता है। व्यू कॉम्पैक्ट का चयन किया जाता है। व्यू कॉम्पैक्ट के द्वारा ही इसके फाइल के बीच जो गैप रहता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 11 में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ अगर आप इंसर्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वह आपका कॉपी हो जाएगा और कॉपी करने के बाद जिस फाइल में आप चाहते हैं उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं 15 नंबर। डैश बिट एक अतिरिक्त बिट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो 1s कुल संख्या को या तो विषम या सम बताता है। सम या विषम बताने के काम पैरिटी के द्वारा किया जाता है। पैरिटी जो है वह बताता है कि संख्या आपका इवन है या आप ऑड संख्या है। तो चलिए 15 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।